बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ ई और एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा चार्ज को और एम रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मैस को। जे थॉमसन ने 1897 में डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये बेटा जी ग्लास ट्यूब है, इसके फ्रंट के ऊपर ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगी हुई है और बेटा जी ये जो दो प्लेट्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हैं और जो ये सर्कल है ये बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट्स और मैग्नेटिक फील्ड की प्लेट्स एक दूसरे के बेटा जी क्या है? परपेंडिकुलर। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्लेट होंगी तो ये फिर कौन सी होगी बेटा जी? मैग्नेटिक फील्ड की। ओके हो गया। अब यहाँ पे जब जे थॉमसन ने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ से बेटा जी क्या चीज प्रोड्यूस हुई? कैथोड रेज। कैथोड रेज बेसिकली क्या है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन की बीम होती है, ऐसे ही है ना बेटा। कैथोड रेज क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन की बीम होती है। तो ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया और क्या ऑब्जर्व किया ये हम देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले उसने क्या किया? इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ई बेटा जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। और एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एब्सेंट थे तो फिर ये बेटा जी इलेक्ट्रॉन बीम जो थी जो कि कैथोड रे है ये जाके स्ट्राइक की पॉइंट P1 के ऊपर, पॉइंट P1 के ऊपर। ओके हो गया। ये जो फ्लोरिसेंस यहाँ पे काज हुई है ये किसकी एब्सेंस में है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स की एब्सेंस में। ओके हो गया। फिर उसने क्या किया? सेकंड एक्सपेरिमेंट, अप्लाई ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ बेटा जी? ये जो कैथोड रेज थी ये बेंट कर गई पॉइंट P2 की तरफ और पॉइंट P2 के ऊपर जाकर इन्होंने क्या किया? डिफ्लेक्शन शो की। अब पॉइंट P2 की तरफ डिफ्लेक्शन क्यों हो रही है बेटा जी? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये प्लेट है इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। तो कैथोड रेज जो है वो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो करती हैं। यही वजह है कि पॉइंट P2 के ऊपर जो डिफ्लेक्शन हो रही है वो किस वजह से हो रही है? ड्यू टू चार्ज। ओके हो गया बेटा जी। तो हम कहेंगे यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट थे तो फिर पॉइंट P1 के ऊपर जो है वो फ्लोरिसेंस काज हुई। जब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो पॉइंट P2 के ऊपर फ्लोरिसेंस काज हुई। फिर उसने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया? सिर्फ अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाई ओनली मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन बीम बेटा जाके स्ट्राइक की पॉइंट P3 के ऊपर। क्लियर हो गया। तो ये आ गया जी पॉइंट P3। तो ये बातें आपने बतानी है। फर्स्ट बेटा जी उसने क्या किया? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही अप्लाई नहीं किए, ऑफ किए हुए थे। तो कैथोड रेज जाके कहां पे स्ट्राइक की? पॉइंट P1 के ऊपर। फिर उसने बेटा जी जस्ट अप्लाई किया किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो कैथोड रेज किस पॉइंट पे जाके फॉल की? पॉइंट P2 के ऊपर। और फिर बेटा उसने सिर्फ अप्लाई किया किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। तो कैथोड रेज जाके फॉल की पॉइंट P3 के ऊपर। बात की समझ लगी बेटे? अब उसने क्या किया? साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। क्या किया बेटा जी? साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में उसने अप्लाई किया किसको बेटा जी? इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को। अब उसने क्या किया? उसने इन फील्ड्स को अप्लाई किया कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है या कैथोड रे है ये दोबारा फिर पॉइंट P1 के ऊपर फॉल करे। तो दोबारा पॉइंट P1 के ऊपर लाने के लिए उसको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देना पड़ी होगी, उसको कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ देना पड़ी होगी, जो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगी? कैंसल आउट करेंगे और जाके इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करेगी पॉइंट P1 के ऊपर। ठीक हो गया। तो यहां पे बेटा जी उसने क्या किया? स्ट्रेंथ अप्लाई की, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
और कुछ ना कुछ उसने अप्लाई की होगी बेटा जी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे बताएं बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होती है? चार्ज की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होती है? मैस की वजह से। आपने ये कहां पढ़ा था? मैस स्पेक्ट्रोमीटर में। बात की समझ लगी ना बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिफ्लेक्शन है वो किस वजह से है? चार्ज की वजह से है। और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन बेटा किसकी वजह से है? मैस की वजह से है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की स्ट्रेंथ की उसने रेशियो ले ली। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? चार्ज को। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैस को। तो यहां से जो बेटा उसने E/m वैल्यू कैलकुलेट की, वो E/m वैल्यू कितनी निकली? 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये वाली वैल्यू निकली। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है कि E/m वैल्यू इलेक्ट्रॉन की कितनी है और इसके मीनिंग क्या है। अब याद रखिएगा, इसके मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम क्या हो बेटा जी? इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उनके ऊपर चार्ज कितना होगा? 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम होगा। ओके हो गया बेटा जी? अब अगर आपसे कहा जाए बताएं 1 ग्राम अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो तो उनके ऊपर कितना चार्ज होगा, तो आप क्या करेंगे? ये 1000 इधर डिवाइड कर देंगे, तो फिर आंसर क्या आएगा? 1.7588 इंटू 10⁻, यहां से क्या करना है? 3 जीरो कम कर दे, तो 11 में से 3 गए 8 कूलम हो गया। बात की समझ लगी ना बेटे? तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। जस्ट इतना ही है, आपने बताना है बेटा जी। इन 1897 J.J. Thomson performed an experiment on discharge tube. He took a discharge tube and placed a fluorescent screen in front of the tube. ठीक है? Then he applied a high voltage to the discharge tube. The first experiment was that in the absence of electric and magnetic field, cathode rays fall at point P1, and when he applied only electric field, cathode rays fall at point P2, and when he applied only magnetic field, cathode rays fall at point P3. In the end, he simultaneously applied electric field and magnetic field in such a way that cathode rays again fall at point P1. So for this purpose he must apply some strength of electric and magnetic field. By comparing the strength of electric and magnetic field, he calculated the value of E/m value of electron charge to mass ratio. The strength of electric field determine चार्ज एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड मैस। इनकी रेशियो बेटा ली तो उसने वैल्यू क्या निकाली? 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उन पे चार्ज कितना होगा? इतने कूलम होगा। और अगर बेटा जी आपसे पूछा जाए बताएं 1 ग्राम अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन उन पे चार्ज क्या होगा, तो आप इसको बेटा 1000 पे क्या करो? डिवाइड कर दो। ओके हो गया? अब इसी से रिलेटेड बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक है मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड, ये भी बेटा जी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, कई मर्तबा पास पेपर में कई मर्तबा पूछे जाने वाला ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके हो गया? मिलीकन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड बेटा जी 1909 में मिलीकन ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट किस पर्पस के लिए बेटा जी? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड करने के लिए। उसने क्या किया? उसने बेटा जी एक मेटेलिक चैम्बर लिया। ये क्या है? एक मेटल का चैम्बर है। ठीक है? जैसे आप कह रहे हैं कि जो जैसे घी का कनस्तर होता है, वैसा एक मेटल का क्या है कि चैम्बर है। इस मेटेलिक चैम्बर में 2 बेटा जी इलेक्ट्रोड्स लगाए उसने। ये एक इलेक्ट्रोड है और एक ये ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है। ठीक हो गया? कहता है जो अपर इलेक्ट्रोड था उसके अंदर एक होल था। ठीक है? ये इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ अटैच कर दिया गया।
ठीक हो गया बेटा। इसको आपने नाम दिया इलेक्ट्रोड ए का और इसको आप नाम देते बेटा जी ए डैश का, 2 इलेक्ट्रोड्स। इसके अलावा बेटा यहां पर उसने लगाई हुई थी क्या, माइक्रोस्कोप। क्या लगाई हुई है बेटा जी, माइक्रोस्कोप। यहां से माइक्रोस्कोप से आप क्या देख सकते हैं, आप यहां पे जो भी ड्रॉपलेट्स होंगे उनकी एक्टिविटीज को देख सकते हैं। इसके अलावा यहां बेटा उसने क्या किया, सोर्स ऑफ एक्स रेज लगाया, सोर्स ऑफ एक्स रेज। इसके अलावा यहीं पर बेटा जी उसने क्या लगाया था, यहां पर जो है वो सोर्स ऑफ लाइट। यहां पे क्या है बेटा जी, सोर्स ऑफ लाइट है। इसके अलावा इस चैम्बर के टॉप पे यहां पे उसने बेटा जी क्या लगाया था, एटोमाइजर। एटोमाइजर क्या है बेटा जी, आप देखें कभी आप हजाम के पास, नाई के पास जाएं तो उसके पास क्या होता है, शावर होता है। वो जैसे उसको पुश करते हैं तो उसमें से वाटर जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर आता है। बिल्कुल वैसा ही ये एटोमाइजर है और इसके अंदर बेटा जी क्या होता है, ऑयल होता है। इसके अंदर क्या होता है, ऑयल होता है। अब बेटा जी ऑयल को क्यों यूज किया उसने, याद रखिएगा ऑयल बेटा जी ऐसा लिक्विड है जो बड़ी जल्दी जो है वो चार्ज को कैरी कर लेता है। मिसाल के तौर पे बेटा जी आपके बालों को ऑयल लगा हुआ है, आप 2, 3, 4 मरतबा कंघी करें तो जो है वो कंघी के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। बात की समझ लगी ना, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है बेटा जी, जो ऑयल है वो चार्ज कैरी कर लेता है। और अब आप देखेंगे उस कंघी से आप किसी पेज के करीब करें तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यही वजह है कि चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए मिलीकॉन ने क्या किया, एटोमाइजर में ऑयल का इस्तेमाल किया। ठीक हो गया। अब ये था ये अपरेटस। आप बताएंगे 1 बाय 1 कि ये बेटा जी हमारा क्या है, एक मेटेलिक कंटेनर है या चैम्बर है। इसके अंदर 2 क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रोड्स। एक को बेटा ए से रिप्रेजेंट किया, एक को ए डैश से। इनको आपने हाई वोल्टेज के साथ अटैच किया हुआ है। ठीक हो गया। जबकि यहां पे बेटा क्या लगी हुई है, माइक्रोस्कोप। उसके नीचे क्या लगा है, सोर्स ऑफ लाइट। उसके नीचे क्या है, सोर्स ऑफ एक्स रेज। ठीक हो गया। इसके अलावा बेटा इसके साथ एक वैक्यूम पंप भी अटैच है ताकि इस चैम्बर के अंदर जो है वो एयर के प्रेशर को कम किया जा सके। ठीक हो गया बेटे। अब हुआ क्या, एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, उसने एटोमाइजर को पुश किया तो इससे बेटा जी क्या जनरेट हुए, ऑयल ड्रॉपलेट्स। क्या जनरेट हुए, ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो उसने ऑब्जर्व क्या किया बेटा जी, सिर्फ एक ही ऑयल ड्रॉपलेट। ठीक हो गया। तो कहता है इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया ये ऑयल ड्रॉपलेट बेटा जी क्या होगा, डाउनवर्ड जो है वो फॉल करेगा। ठीक है ना बेटा। इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा जी, ड्रॉपलेट जो है वो ड्रॉपलेट फॉल डाउनवर्ड फॉल करेगा। ठीक है। तब बेटा जी जो इसकी वेलोसिटी है उसको मेजर किया जाएगा, वो है जी v1। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके वेट के। m क्या है बेटा जी, मैस। और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आप यहां से अगर मार्कर को छोड़े तो ये नीचे गिरेगा। इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। इसके वेट और इसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, मैस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। ओके हो गया। अब बेटा जी ड्रॉपलेट जैसे ही यहां पे पहुंचता है तो आपने क्या किया था, सामने से लाइट डाली थी। तो जो सामने वाला हिस्सा है वो आपको क्या नजर आएगा बेटा जी, ब्राइट। और जो इसके बैक वाला हिस्सा है वो क्या होगा, डार्क होगा। ऐसे ही नजर आएगा ना बेटे। अच्छा, अब उसने क्या किया, यहां से एक्स रेज को पास किया। तो एक्स रेज हमें पता है कि जब भी किसी गैस में से एक्स रेज को पास करते हैं तो वो एक्स रेज क्या करती हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर देती हैं। तो यहां पे जो एयर होगी उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, आयोनाइज होंगे। एक्स रेज क्या करेंगी, एयर के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देंगे। तो नॉकआउट करने की वजह से ये ड्रॉपलेट क्या करेगा बेटा जी, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन कैच कर लेगा। ऑयल ड्रॉपलेट है ना, इलेक्ट्रॉन कैच कर लेगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जैसे ही चार्ज आया तो उसने क्या किया, अप्लाई किया। क्या चीज अप्लाई की बेटा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया।
इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया तो क्या हुआ, इस ड्रॉपलेट ने बेटा जी ग्रेविटी के अगेंस्ट अपवर्ड मूव करना शुरू कर दिया। सही ना बेटे, कहां मूव करना शुरू कर दिया? तो आप बताएंगे यहां पे कि ड्रॉपलेट मूव्स अपवर्ड। ठीक हो गया बेटा जी। तब जो इसकी वेलोसिटी थी v2 वो बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये बेटा जी क्या है, ये वो वाली फोर्स है जो ड्रॉपलेट को ऊपर लेके जा रही है। ये किसके अगेंस्ट लेके जा रही है? ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा mg। ओके हो गया। तो अब बेटा जी जो v1 है और v2 है इसकी वैल्यू उसने फाइंड की किसके जरिए, माइक्रोस्कोप के जरिए। कि माइक्रोस्कोप जो है उसके साथ लगा हुआ था स्केल जो बता रहा था कि ड्रॉपलेट कितनी स्पीड से नीचे गिर रहा है या कितनी स्पीड से ऊपर मूव कर रहा है। तो v1 और v2 की वैल्यू कैसे फाइंड की बेटा, माइक्रोस्कोप के जरिए। ठीक हो गया। अब क्या करें, इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के ऊपर क्या करें, डिवाइड कर दें। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या आ जाएगा, v1 ओवर v2 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा जी, mg ओवर ई माइनस mg। इसके कंप्लीट कैलकुलेशन सेकंड ईयर की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे हमारी बुक में यहां तक ही सिर्फ बात है, हमने यही थ्योरी लिखनी है और इन दी एंड हमने क्या बताना है कि मिलीकॉन ने जो मिनिमम चार्ज फाइंड किया था ड्रॉपलेट के ऊपर उसकी वैल्यू बेटा जी कितनी थी, चार्ज की उसने जो वैल्यू फाइंड की थी वो 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम थी। अब जो मॉडर्न वैल्यू है, जब जदीद इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, मॉडर्न वैल्यू ऑफ चार्ज वो बेटे कितनी है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। तो देखें दोनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली क्या हैं, इक्वल ही हैं। ठीक है। अब देखें बेटा जी यहां पे कुछ ड्रॉपलेट्स ने 2 गुना चार्ज जो है वो कैरी किया होगा, कुछ ने 3 गुना कैरी किया होगा, कुछ ने 4 गुना कैरी किया होगा। तो जो मिनिमम चार्ज की वैल्यू उसने फाइंड की थी वो कितनी थी बेटा जी, 1.59। बात की समझ लगी कि जब कोई पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, -1। तो तब उसका चार्ज की वैल्यू बेटा जी क्या होगी, 1.59। ये मॉडर्न वैल्यू के क्लोज 3 है। ओके हो गया। ये थ्योरेटिकल 2 क्वेश्चंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब जो हम बात करेंगे वो है बेटा जी क्या, चार्ज से हमने चार्ज टू मैस रेशो भी फाइंड कर ली, चार्ज भी फाइंड कर लिया। अब हमने मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। तो क्या करें बेटा जी, हमें पता है E ओवर m। E बेटा जी क्या है, चार्ज, और m क्या है, मैस। ऐसे ही है, हमने फाइंड क्या करना है, मैस। तो मैस को बेटा जी इधर ले आए, ये आ गया बेटा जी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और बटे में क्या आ जाएगा, E ओवर m। मुझे बताओ बेटा जी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। ठीक हो गया। और E ओवर m वैल्यू कितनी है बेटा जी, 1.7588 इंटू 10⁻11 कॉलम पर किलोग्राम। ऐसे ही है, ये कॉलम से कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में आएगा, किलोग्राम में। तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा जी कितना आता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। याद रहेगा बेटा जी। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैसेज किलोग्राम में क्या है, AMU में क्या है, उनके ऊपर चार्ज क्या है और रिलेटिव चार्ज क्या है। क्या सब बच्चों को यहां तक पॉइंट्स क्लियर हैं? yes. अब यहां पे बेटा जी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे हम लिखते हैं जी पार्टिकल कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा जी यहां पे हम लिखेंगे चार्ज, यहां पे हम लिखेंगे रिलेटिव चार्ज, और आगे बेटा जी मैस इन AMU और मैस इन किलोग्राम। ठीक हो गया। मुझे बताओ बेटा जी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम।
ठीक हो गया। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, इतना ही होता है लेकिन प्लस में होता है, प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और न्यूट्रॉन पे चार्ज बेटा जी क्या होता है, 0। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा रिलेटिव चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन के रिलेटिव इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, -1, प्रोटॉन पे क्या है, +1, और न्यूट्रॉन पे क्या है, 0। ठीक हो गया बेटा। मैस इन AMU, तो इलेक्ट्रॉन का मैस बेटा AMU में कितना है बेटा, 5.48 इंटू 10⁻⁴ AMU। ठीक हो गया। प्रोटॉन का मैस बेटा जी कितना है, 1.0073, और बेटा न्यूट्रॉन का मैस कितना है, 1.0087। ओके हो गया, ये AMU में मैस है। और बेटा जी किलोग्राम में मैस प्रोटॉन का कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻, कितना है बेटा, बुक से देखो 27 किलोग्राम। और बेटा जी जो न्यूट्रॉन का मैस है वो कितना है, 1.678 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस अप्रोक्सीमेटली बेटा जी क्या होता है, सेम ही होता है। बात की समझ लगी बेटे। तो ये जो टेबल है आपकी बुक में बना हुआ है, आपने इस टेबल को भी याद करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का लेक्चर में 2 लॉन्ग क्वेश्चन है और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, डिटरमिन मेजरमेंट ऑफ E और M वैल्यू, राइट ए नोट ऑन मेजरमेंट ऑफ E और M वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा बेटा इसके साथ डायग्राम भी बनानी है आपने। इसी तरह बेटा डिस्क्राइब मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड, आपने इसको भी एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। और शॉर्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मैस फाइंड करना है। और ये जो टेबल मैंने डिस्कस किया है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम, व्हाट इज द मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU। इसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द रिलेटिव चार्ज, याद रहेगा चार्ज कितना है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और रिलेटिव कितना है, -1, याद रहेगा। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। इसके बारे में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।